गरीब और अमीर परिवार की पहली गर्मी। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। इस मई जून की गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर रखा था। तो वहीं अमीर घमंडी वेदिका अपने बिस्तर पर पैर फैलाकर एसी के मजे ले रही थी। तभी वो अपनी नौकरानी अर्चना को आवाज लगाकर कहती है, अर्चना, अरे कहाँ हो? जरा इधर आना और फ्रिज में से मेरे लिए चॉकलेट वाली आइसक्रीम निकाल कर ले आना। आई मालकिन जी। ये कहकर उसकी नौकरानी अर्चना फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल कर उसे देती है। फिर वो बेहद स्वाद लेते हुए आइसक्रीम को खाती है। आहा, मजा आ गया। कितनी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने में मजा आ रहा है। काश मालकिन की तरह मैं भी ऐसे ही आइसक्रीम खा पाती और अपनी बच्ची मानसी को भी खिलाती। इतने में उसकी छोटी बेटी स्कूल से आकर घर पर अर्चना को ना पाने पर सीधा अपने सामने वाले घर यानी वेदिका के घर आ जाती है और कहती है, माँ आप कहाँ हो? ओहो, तो आप यहाँ हो माँ। मैं स्कूल से आ गई। आप घर कब आओगी? अरे वाह, आंटी तो आइसक्रीम खा रही है माँ। मालकिन को बोलो मुझे भी आइसक्रीम खिलाएंगी। चुप हो जा। क्या बोल रही है तू? मालकिन ने सुन लिया तो डांटेंगी। ये माँ बेटी का क्या नाटक चल रहा है? और अर्चना, तेरी बेटी तुझे ढूंढते हुए ऐसे चिल्ला कर क्यों आ रही है? इसे ये नहीं पता कि तू यहाँ पर नौकरानी का काम करती है? ये इसका घर नहीं है कि जब चाहे मुंह उठाकर यहाँ अपनी माँ को ढूंढने आएगी। समझा इसे थोड़ा। माफ कीजिए मालकिन, अब से ये ऐसा नहीं करेगी। छोटी बच्ची है ना, तो ढूंढते हुए आ गई। अर्चना इतना कहती है कि उसका बेटा ऋषभ स्कूल से आकर बैग सोफे पर पटकता है और अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ मैं स्कूल से आ गया। माँ, आज स्कूल से लौटते वक्त मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दे दी, इसलिए पैसे नहीं बचे। मुझे अभी आइसक्रीम खानी है माँ, मंगवा दो। अरे मेरा बच्चा, बस आइसक्रीम ही खाएगा? कोल्ड ड्रिंक पिज्जा भी मंगवा देती हूँ। भूख लग रही होगी ना तुझे? हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मंगवा दो। अर्चना, सुन लिया ना तूने? मेरे बेटे को क्या क्या चाहिए? इसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक दोनों दे दे और मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। बेल बजे तो पिज्जा अंदर ले आना। जी मालकिन जी, मैं ले आऊंगी। मानसी बेटा, तू यहाँ पर साइड में बैठ जा। पर माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। जो ऋषभ खाएगा वो सब आप मुझे भी थोड़ा थोड़ा दे दोगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तू बैठ। ये कहकर अर्चना मालिक के बेटे ऋषभ के लिए आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक लाकर उसे देती है। इतने में पिज्जा वाला आ जाता है और ऋषभ बड़े चाव के साथ पिज्जा कोल्ड ड्रिंक का मजा लेता है और कहता है, वाह माँ, मुझे तो गर्मियाँ बहुत पसंद हैं और जो समर वेकेशन मिलती है स्कूल से, उसमें तो बहुत मज़ा आता है। नानी के घर जाते हैं, आप घुमाने ले जाती हो, उसके बाद आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, मैंगो, ये सब खाने को मिलता है। इट्स सो यम्मी। हाँ हाँ बेटा, खा ले। ऋषभ को पिज्जा खाता हुआ देख मानसी का जी बहुत ललचाता है। वो अपनी माँ से कहती है कि अर्चना उसे घर भेज देती है। इतने में वो घर का सारा काम खत्म कर लेती है और कहती है, मालकिन जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, क्या अब मैं जा सकती हूँ? ठीक है, चली जा, लेकिन कल जल्दी आना। मालकिन की बातें सुनकर अर्चना अपने घर चली जाती है। दरअसल दोनों ही आमने सामने रहते थे, तो घर पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगती थी। तभी अर्चना चूल्हे पर खाना बनाते हुए पसीने में लथपथ हो जाती है। फिर माँ बेटी एक साथ खाना खाते हैं तो उसका पति अर्जुन आ जाता है। हाँ जी, आप आ गए। मैंने अभी गरम गरम खाना बनाया, खा लीजिए। हाँ, आ गया। गर्मी इतनी होती है कि काम करते करते हालत खराब हो जाती है। सुबह 9 बजे ही सिर पर इतनी धूप लगती है कि क्या बताऊं। ऊपर से दिन भर धूप में बोरी उठाते रहो। अब हमारे घर में फ्रिज तो है नहीं, आप नल के पानी से ही मुँह हाथ धो लीजिए। अरे मैंने नल का चलाया था, पर जमीन से गर्म पानी आ रहा है। तुम ऐसा करो, एक लोटा मटके का पानी ला दो। हम गरीब और कर भी क्या सकते हैं। ये सुनकर अर्चना उसे मटके का पानी देती है, जिससे अर्जुन हाथ मुंह धोता है। फिर अपने परिवार के साथ खाना खाता है कि चलते चलते उनका पंखा बंद हो जाता है। ये देखकर मानसी कहती है, अरे माँ, पंखा बंद कैसे हो गया? अचानक बहुत गर्मी लग रही है, कुछ करो ना माँ। लगता है इस पंखे को भी इतनी कड़ी गर्मी में ही खराब होना था। अब हम कैसे रहेंगे? वैसे ही पैसे नहीं हैं। अब कुछ दिन हमें यूं ही गरीबी में काटने पड़ेंगे। 3 दिन बीत जाते हैं। कड़ी धूप में झोपड़ी भी गर्मी से भभक रही थी। गरीब परिवार पर पंखा ठीक कराने के पैसे भी नहीं थे।
न ही गर्मी में ठंडे फल खा सकते थे। वहीं अर्चना जब वेदिका के घर काम करती थी तो मानसी भी उसके साथ वहीं आती थी। उसका भी उतने ही ऐशो आराम से रहने का मन करता था, पर ऐसा हो कहाँ सकता था। संडे के दिन जब अर्चना वेदिका के घर जाती है तो मानसी भी उसके साथ वहीं चली जाती है। वो खुद घर के काम करती है और मानसी को पंखा चलाकर एक कमरे में बिठा देती है। ये देखकर ऋषभ कहता है, तुम होती कौन हो यहाँ पर पंखा चलाकर बैठने वाली? तुमने हमसे पूछा एक बार भी? अभी मम्मा को बताता हूँ। वो गर्मी लग रही थी, माँ ने चलाया था, हमारे घर का पंखा खराब है ना। तो तुम माँ बेटी यहाँ पर हवा खाने आओगी क्या? बंद करो इसको। ये सुनते ही वो पंखा बंद कर देती है। ये जुल्म होता हुआ अर्चना देख लेती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। फिर माँ बेटे एसी चलाकर टीवी देखते हैं। मानसी को वहाँ अच्छा लगता है, लेकिन वेदिका वहाँ से भी भगा देती है। एक दिन ऋषभ तरबूज खा रहा था। उसे देखकर मानसी जिद करती है, माँ मुझे तरबूज और ठंडी ठंडी शिकंजी पीनी है, पैसे दो या लेकर आओ। गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाता है और इसे पी के तो अच्छा लगता है। बेटा मैं तुझे खुशी देना चाहती हूँ, लेकिन पैसे हैं नहीं। मालकिन भी पैसे नहीं देती, पर मेरे पास कुछ पैसे हैं, चल मैं तुझे शिकंजी पिला देती हूँ। ठीक है माँ। ये कहकर अर्चना अपनी बेटी को 10 रुपए की बाहर से शिकंजी पिला देती है, जिसे पीने के बाद मानसी खुश हो जाती है। वहीं अगले दिन गर्मी से मानसी की तबीयत खराब हो जाती है। अर्चना उसकी दवाई के लिए मालकिन से पैसे मांगती है तो वो कहती है, अरे तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं तुम्हें अभी पगार नहीं दे सकती। जब देखो मुंह उठाकर मांगती रहती हो। घर में पंखा नहीं है, उसकी दवाई लानी है, तो मैं क्या करूं? रहम कीजिए मालकिन, गर्मी की वजह से उसकी हालत कमजोर है, बेचारी उठ भी नहीं पा रही। जाकर मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक कॉफी बना कर लाओ, तुम्हारी बातें तो खत्म नहीं होती। जी मालकिन। ये कहकर परेशान अर्चना कोल्ड कॉफी बनाने जाती है। इतने में लाइट चली जाती है। गर्मी से वेदिका का बुरा हाल हो जाता है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। कहीं मेरा बीपी डाउन ना हो जाए और मुझे चक्कर आ गया तो। मेरा तो गला भी सूख रहा है। इतने में अर्चना कोल्ड कॉफी बनाकर उसे देते हुए कहती है, मालकिन आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, मैं आपको हवा कर देती हूँ, आप अपनी कोल्ड कॉफी पी लीजिए। अर्चना की ये बात सुनकर जब वो कोल्ड कॉफी पीती है तो अर्चना बहुत देर तक उसकी हवा करती है और अब उसे एहसास होता है कि उसने अपनी अमीरी के घमंड में गरीब नौकरानी और उसकी बेटी का कितना दिल दुखाया है। जब मेरी ये हालत है तो ये गरीब लोग कैसे गर्म झोपड़ी में रहते होंगे, वो भी बिना पंखे के। दिन में तो बुरा हाल हो जाता है और उसकी बेटी को मैंने पंखा भी नहीं चलाने दिया और यहाँ मेरा बेटा एसी में रहता है। अर्चना मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं ही गर्मी में बेचैन हूँ तो तुम्हारी बेटी की तो तबीयत खराब है, मुझे समझना चाहिए था। कोई बात नहीं मालकिन, हम गरीब और कर भी क्या सकते हैं, हमारी हर साल गर्मी में ऐसी ही हालत होती है। लेकिन मैं तो कर सकती हूँ ना। मैं आज ही तुम्हारे लिए कूलर और फ्रिज मंगवा दूंगी, जिससे तुम ठंडा पानी पियोगे और अच्छे से रहोगे। शुक्रिया मालकिन। तभी लाइट आ जाती है। वेदिका अर्चना के लिए कूलर और फ्रिज मंगवाती है, साथ ही उसे एडवांस पैसे देती है, जिसे वो अपनी बच्ची को दवाई लाकर देती है और अपनी बेटी के साथ ही ठंडे ठंडे फल का मजा लेती है। वहीं दूसरी ओर वेदिका गरीब प्यासे लोगों के लिए घर के बाहर मटका रख देती है, जिससे वो पानी भी पाएं और मंदिर में शरबत का भंडारा करवाती है। कल्याणी की 5 बहुएं थीं, जिनमें से 2 बहुत ज्यादा गरीब थीं और 3 बहुत ज्यादा अमीर थीं। कल्याणी का झुकाव हमेशा उसकी 3 अमीर बहुओं के ऊपर ही रहा करता था। अपनी दोनों गरीब बड़ी बहुओं को हमेशा डांटा करती थी और घर के सारे काम भी उन्हीं से करवाया करती थी। तुम दोनों आखिरकार सुबह से कर क्या रही हो? मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जरा भी ध्यान काम में नहीं है, लेकिन तुम्हारा इस तरह नहीं रहेगा। मुझे घर का सारा काम सही चाहिए और वो भी सही समय पर। और जल्दी से जाओ, रसोई में जाकर मेरी 3 प्यारी बहुओं के लिए खाना बना कर लाओ। माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। हाँ माँ जी, सुबह से हमें बुखार भी है और सीने में जलन भी मच रही है। 2 से 3 बार तो हम दोनों ने उल्टियाँ भी कर दी है। आरती और मीनाक्षी की बात वीरेंद्र सुन लेता है। बहू, जब इतनी तबीयत खराब है तो यहाँ क्या कर रही हो? एक काम करो, हॉस्पिटल में जाकर एक बार चेकअप करवा लो। वीरेंद्र ऐसा कहने के बाद अपने दोनों बेटे रवि और वीर को बुला लेता है और उन्हें अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह देता है।
जैसे ही रवि और वीर दोनों ही अपनी पत्नियों का चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर उनके पास आकर कहते हैं, मुबारक हो आपको, आपकी दोनों पत्नियां प्रेग्नेंट हैं और आपके घर में बहुत जल्द खुशी आने वाली है। ये सुनकर रवि और वीर दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों पत्नियों को वापस घर ले आते हैं। माँ मुबारक हो, आपकी दोनों बड़ी बहुएं प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर भी कल्याणी के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ता। वो टेढ़ा मुंह करके कहती है, हाँ हाँ, गर्भवती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारी दोनों बहुओं के लिए खाने के लिए कहाँ से आएगा? बच्चा पैदा करना कोई आसान बात तो है नहीं, पैसा कहाँ से लाओगे? भगवान की दुआ से माँ, अभी हम दोनों भाइयों के हाथ पैर सही सलामत हैं। हम मेहनत करेंगे और अपनी दोनों पत्नियों का अच्छे से पालन पोषण भी करेंगे। वीर का जवाब सुनकर कल्याणी चुप रह जाती है, जिसके बाद वीर और रवि वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही कल्याणी अपनी दोनों गरीब बहुओं को कहती है, तुम दोनों इस घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं लेकर आई हो, और देखो मेरे दोनों बेटों के ऊपर फिर से भार पर भार चढ़ा रही हो। ऐसा कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है। अरे, गर्भवती होने पर तो माँ जी को खुश होना चाहिए था, लेकिन हमारी सास तो हमसे खुश ही नहीं है। माँ जी चाहे खुश हो या ना हो, लेकिन मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में जन्म जरूर दूंगी और उसे एक अच्छी जिंदगी भी दूंगी। मीनाक्षी और आरती दोनों ही हॉस्पिटल से आने के बाद भी घर के काम करती हैं। वो घर के काम कर ही रही थी कि तभी अचानक से कल्याणी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे अरे, घर के सभी लोग कहाँ हैं? कोई यहाँ पर आओ। मेरे बेटा, राघव, सुनील, उमेश कहाँ हो? सब यहाँ पर आओ जल्दी। कल्याणी के पुकारने पर घर के सभी लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। अरे माँ, क्या हुआ? आखिर क्या बात है माँ? आप इतनी जोर से हमें चिल्लाकर क्यों बुला रही थी? तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मेरी बहू यहाँ बीमार पड़ी है, तीनों की तीनों, और तुम हो कि... अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। उमेश फौरन डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर आने के बाद कल्याणी की तीनों अमीर बहुओं का चेकअप करता है। अरे वाह, ये तो कमाल का इत्तेफाक है। सुबह ही मैंने आपके दोनों बड़े बेटों को आपकी बड़ी बहुओं के गर्भवती होने की खुशखबरी दी थी, और अब देखो आपकी तीनों छोटी बहू भी गर्भवती हैं। अरे मुबारक हो, आपके घर में तो बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपका घर तो भाग्यवान है। ये सुनते ही कल्याणी बहुत खुश होती है। अरे अरे, मुझे इतनी जल्दी माँ नहीं बनना था, अभी तो हमें बहुत कुछ करना था। तभी सोफिया बोलती है, अरे हमारे पतियों के चेहरे पर मुस्कुराहट तो देखो, कितने खुश हैं। मैं तो अपने पति के लिए एक बेबी करने के लिए तैयार हूँ। उस दिन के बाद से तीनों अमीर बहुएं प्रेग्नेंट तो होती हैं, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी का अपनी सास के चलते फायदा भी उठाने लगती हैं। अरे माँ जी, आज हमारे घर में सफाई नहीं हुई है क्या? मुझे ऐसे वातावरण में रहना अच्छा नहीं लग रहा। कहीं मेरे इस बच्चे पर कोई बुरा असर ना हो जाए। अरे बहू, चिंता मत कर, मैं अभी उन दोनों को बोल देती हूँ, वो अच्छे से साफ सफाई कर देंगी। कल्याणी अपनी दोनों गरीब बहुओं को घर की साफ सफाई करने के लिए कहती है। देखो, घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मेरी तीनों बहुएं अच्छे वातावरण में अगर बच्चे को पैदा करेंगी तो अच्छा होगा, उनके ऊपर असर भी अच्छा रहेगा। लेकिन माँ जी, हमने साफ सफाई तो की ही थी, अभी हमें रसोई में खाना भी बनाना है। अरे अगर अभी झाड़ू पहुंचा कर दोगी तो कौन सा तुम घिस जाओगी? चलो जल्दी से घर की सफाई करो। अपनी सास के चलते मीनाक्षी और आरती को दोबारा से घर में झाड़ू पोछा करना पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी तीनों अमीर देवरानियों के लिए अच्छा अच्छा और महंगा महंगा खाना बनाती हैं, जैसे कि शाही पनीर, पुलाव, खस्ता कचौड़ी और भी कई सारे आइटम। माँ जी, आपने जो भी कहा था हमने सभी कुछ बना दिया है। अगर तुमने सारा खाना बना लिया है तो क्या अब उसकी आरती पूजा कर रही हो रसोई में रखकर? अरे जल्दी से टेबल पर लगाओ, मेरी तीनों बहू भूखी बैठी हैं। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अब तो सब्र भी नहीं होता। अच्छा, मेरे गोलगप्पे खाने का भी बहुत मन कर रहा है। खाना लगाने के बाद तुम लोग हमारे लिए गोलगप्पे भी बना देना। लेकिन भूख तो हमें भी लगी है, हमें भी खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। ये लो जी, कर लो बात। गांव बसा नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। तुम दोनों मेरी तीनों बहुओं के खाने के ऊपर नजर मत रखना। वो खाना केवल मेरी तीनों प्यारी बहुओं के लिए है, ना कि तुम्हारे लिए। अब जाओ और जो कुछ भी बचा कुचा रात का खाना पड़ा है उसे खा लो।
कल्याणी अपनी दो गरीब बहुओं के ऊपर बहुत अत्याचार करती है और अपनी अमीर बहुओं को वो अपने हाथों से खिलाती है और गरीब बहुओं को रात का सूखा बचा कुचा खाना दे देती है। ऐसे ही देखते देखते पूरे 9 महीने बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उन पांचों को एक साथ लेबर पेन शुरू हो जाता है। कल्याणी अपनी पांचों बहुओं के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आता है और कल्याणी के साथ उसके 5 बेटों से कहता है, एक तरफ खुशी है तो एक तरफ दुख है। ऐसा कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपकी 3 छोटी बहुओं में से एक का बच्चा तो यहाँ आते आते ही पेट के अंदर मर गया था, दूसरी का भी सी सेक्शन चल रहा है और तीसरी का बच्चा बहुत कमजोर है, उसे हमने मशीन पर लेटा रखा है। मैंने तो इतना खाने पीने में ध्यान रखा, फिर ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? जब बच्चे पेट में होते हैं तो उस समय माता को चलना फिरना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है ताकि डिलीवरी के समय कोई दिक्कत ना आए। लेकिन लगता है आपकी तीनों बहू एक ही जगह बैठकर खाती रहीं, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आई हैं। ये सुनकर कल्याणी को अपनी गलती का एहसास होता है। ये सब मेरी ही गलती है, क्योंकि अमीर होने के चलते मैंने अपनी तीनों बहुओं को बिस्तर से एक कदम भी नहीं उठाने दिया। वहीं अपनी दोनों बड़ी बहू को हमेशा बीमारी में भी काम करवाया। काश मैंने अपनी 5 बहू को एक समान रखा होता। कल्याणी अपनी गलती की माफी अपनी दोनों बड़ी बहुओं से मांगती है, जिसके चलते आरती और मीनाक्षी उसे माफ भी कर देती हैं। वहीं कृतिका और समायरा के बच्चे को पूरा 1 साल लग जाता है ठीक होने में। वहीं सोफिया भी दोबारा गर्भवती हो जाती है, जिसकी देखरेख आरती और मीनाक्षी अच्छे से करती हैं और इसी के चलते वो एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म देती है। अब उन 5 बहुओं के पास अपना अपना बच्चा होता है और वो एक परिवार की भांति एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।